अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की बात करें तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है और हमारे बड़े शहरों खासतौर पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जिस तरह से बेहाल किए हुए हैं, उससे सभी चिंता में है कि आखिर ये कब वायरस थमेगा, कब इसका जो संक्रमण है वो देश से खत्म होगा। तो सरकारों के अपने अपने स्तर पर प्रयास जारी हैं, लेकिन सरकारों के जो प्रयास हैं, सरकारों के जो दावे हैं वो हवा होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पर हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है और स्वास्थ्य सुविधाओं का कह सकते हैं कि कई छोटे शहरों में तो बिल्कुल अभाव ही नज़र आ रहा है। जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को और राज्यों के हाई कोर्टों को दखल देना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को आप बढ़ाइए, ये जो स्थिति है भयावह होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस सप्ताह छाए रहे। वहीं अगर हम राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। अगर हम देखें तो बीजेपी ने तो अपना जो जन संवाद रैलियों का एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसके जरिए बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, देश की जनता तक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के दौरान तक जो काम हुए हैं उनको बता रही है। और खासतौर पर जो बीजेपी के खासतौर पर हम देखें, बंगाल में जैसे चुनाव है या बिहार में चुनाव है तो वहाँ पर बीजेपी ने ज़्यादा फोकस कर दिया है। वहाँ की जो बिहार में तो अपनी एनडीए की सरकार की बीजेपी उपलब्धियाँ गिना रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अगली बार वहाँ पर हमारी सरकार होगी। और इसके साथ ही राजस्थान में आप देखिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। वहाँ पे कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पर कि वो हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहती है और जो प्रजातंत्र है उसका चीरहरण हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें जो अन्य विषय रहे राजनीतिक विवाद के, तो भारत चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर विदेश मंत्रालय हालांकि जो एक बयान जारी करता है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी रोज ट्विटर पर सरकार को घेरते हैं उसका कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी विरोध किया है, एक चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी के इन कदमों को बताया है कि ये गलत है। और जो देश की सामरिक नीति है, देश की अर्थनीति है, उसकी समझ पर भी सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को न सामरिक नीति की समझ है, न ही अर्थनीति की समझ है, इसलिए वो इस तरीके की बातें सिर्फ ट्विटर पर करते रहते हैं। और भी कई सारे मुद्दे रहे, खासतौर पर चीन के साथ जो भारत का तनाव था या अभी नेपाल के साथ जो तनाव बढ़ा हुआ है, इसको लेकर भी राजनीति होती रही। सरकार से सवाल पूछे जाते रहे और अलग अलग विषयों पर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि हम जो देश की अर्थव्यवस्था उसको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं अपने अब तक के उठाए गए कदमों की। साथ ही लोकल फॉर वोकल पर वो लगातार जोर दे रहे हैं। और भी क्या क्या मुद्दे रहे इस सप्ताह और उन मुद्दों ने घटनाक्रम पर क्या प्रभाव डाला है, देश पर क्या प्रभाव डाला है, जनमानस पर क्या प्रभाव डाला है, इन सब मुद्दों की चर्चा करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे और इन मुद्दों से संबंधित हमारे दर्शकों के जो प्रश्न हैं उनका भी सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम। तो चाय पर समीक्षा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है ये अभी नहीं कह सकते हम। ऐसा इसलिए कि कुछ आपको तथ्य बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि WHO ने अभी तक परिभाषित नहीं किया है कि कम्युनिटी स्प्रेड क्या है कोरोना वायरस के संदर्भ में। तो अभी जब इसकी परिभाषा ही परिभाषित नहीं है तो कम्युनिटी स्प्रेड कैसे घोषित किया जा सकता है। दूसरा तथ्य यह है कि भारत सरकार को यह घोषित करना होगा कि कहीं का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं। और भारत सरकार की जो कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं है कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड किस अवस्था में घोषित किया जाएगा। तीसरी बात आप ये देखिए कि अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़ दें और आर्थिक राजधानी मुंबई को छोड़ दें, कुछ महानगरों को छोड़ दें, तो छोटे शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण के जो मामले हैं वो 1% या उससे कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या कम्युनिटी हम स्प्रेड की बात कर सकते हैं, ये जायज नहीं लगता। दूसरी बात आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर जो कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या है और हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस को हरा कर यानी कि उससे जीत कर ठीक होने वालों की संख्या है, उस संक्रमितों के
संख्या के ऊपर जा चुकी है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो ठीक होने वाली लोगों की दर है वो ज़्यादा है। तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कह सकते हैं। अभी हमारे जो एक बड़ी कामयाबी है कि हमारे यहाँ ठीक होने वाले की दर ज़्यादा है। दूसरी बात, आप देखिए कि जो मृत्यु दर पूरी दुनिया को उठा के देख लीजिए, भारत में 1% है। तो ये कितना एक हम कह सकते हैं कि राहत भरा आंकड़ा ही है। हम अभी कम्युनिटी स्प्रेड की चरण तक नहीं पहुंचे हैं। जो थर्ड स्टेज में जाने की बात करते हैं और आंकड़ों के जरिए ऐसे बात करते हैं, तो जरा उन आंकड़ों पर हम आपको ले जाना चाहते हैं। अब लोगों ने कहा कि एक खबर चली कि जो भारत है वो स्पेन और यूके को पछाड़कर चौथे नंबर पर आ गया। अब आप जरा स्पेन की जनसंख्या जानते हैं कितनी है? 5 करोड़ से कम है। आप यूके की जनसंख्या जानते हैं कितनी कम है? 7 करोड़ से कम है। अब कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर बस 3 देश बचे हैं, रूस बचा है, ब्राजील बचा है, अमेरिका बचा है। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 33 करोड़। रूस की जनसंख्या कितनी है? 15 करोड़ से कम है। ब्राजील की कितनी है? वो 21 और 22 करोड़ के बीच में है। और आप ये देखिए ना कि आप इन सब का टोटल भी कर लेंगे, जो हमने अभी 3 ऊपर हमसे बात कर रहे हैं, और अगर हमने यूके और स्पेन को पीछे छोड़ दिया तो ये 5, 7 या 10 देश में जो टोटल थे उनका भी आप योग कर लीजिए, कुल योग कर लीजिए। भारत में जनसंख्या 137 करोड़ के आसपास है। तो कितना बड़ा अंतर है। हम तुलना में तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे देशों को पिछाड़कर भारत इतने नंबर पहुंच गया, संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो सही, तथ्यों तुलना लायक है क्या ये जो आप भारत की किसी और से तुलना कर देते हैं? आबादी का आप हमारे यहाँ पे अनुपात तो देखिए, उनके वहाँ पर तो देखिए। लेकिन हम शायद इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं। हमको सिर्फ आंकड़े दिखते हैं कि कितने जो संक्रमित हैं। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर भी गौर कर लें, चलिए आप आंकड़ों को मानते हैं तो आंकड़ों पर ही गौर कर लें। अमेरिका में 3 लाख या उससे ऊपर 4 लाख अगर मान लीजिए कि संक्रमितों की संख्या है, तो आप वहाँ देखिए कि मृत्यु का आंकड़ा क्या है। रशिया में जो संक्रमितों की संख्या है वो देख लीजिए, मृत्यु का आंकड़ा देख लीजिए। ऐसा देखिए, तुलना नहीं होनी चाहिए ऐसे समय में किसी देश की। कोई देश अच्छा कर रहा है, उसके अनुभव से हम सीख ले सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और जनसंख्या अलग है, बहुत सारे तथ्य अलग होते हैं, तो इस तरीके से उस देश को अपनी परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। किसी दूसरे देश का अनुभव उससे जो हमको मिला है उसको हम अपने यहाँ पे लगाकर कुछ उसका लाभ ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हम देखें, अभी दिल्ली में अगर बात कर रहे हैं, लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, मुंबई में हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेड जैसी अभी कोई बात है नहीं। और आप देखिए बम्बई में जो धारावी, जहाँ पर बिल्कुल हॉटस्पॉट बन गया था, वहाँ पर मामले कम हुए हैं धीरे धीरे, और जो लोग अस्पताल में पहुँच रहे हैं उनका ठीक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक हो भी रहे हैं लोग। दिल्ली में भी सरकार, केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। और इस तरीके की देखिए, हमको एक बात और गौर करनी चाहिए। इस बात को हमें पल्ले से बांध लेना चाहिए कि हमें अफवाहों में नहीं आना है। हमें जो तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं उन सब में नहीं आना है। ऐसी भी बातें फैलाई गई कि लॉकडाउन हो जाएगा अब तो 15 जून से, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ट्रेनें बंद हो जाएंगी, बसें बंद हो जाएंगी, प्लेन बंद हो जाएंगे। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया और उसको अफवाहों को खारिज कर दिया। तो हमें अफवाहों में ना पढ़कर, जो हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्यों की सरकारें हैं, उन्होंने जो फैक्ट्स के लिए कुछ वेबसाइटें बना रखी है, कुछ ऐप्स बना रखे, तो उन पर हमको जाकर एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, उनकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। उसके बाद उस पर विश्वास करना चाहिए और लोगों को आगे बताना चाहिए। संकट का देखिए जो समय है, इसमें आपके द्वारा कही गई बात को कोई सामने वाला किस रूप में ले ले, उस पर वो कैसे रिएक्ट कर दे, उस पर वो आगे और कैसे पहुंचा दे, ये भी बहुत गौर करने लायक बात होती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, सूचनाओं का प्रवाह करने से पहले जरा उसको जांच लें। और ये कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात है, इससे हम बिल्कुल, केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि हम बिल्कुल ये ऐसी स्थिति नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से भी उन्होंने कहा है, और अभी स्थिति ऐसी नहीं दिखती है कि इसको देख के कहा जा सके कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी कोई चीज़ फिलहाल आ गई है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसमें 2 बातें हैं, राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक बयानबाजी। राजनीतिक गतिविधियां तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ठीक नहीं है। अब आपको बताते हैं कैसे। राजनीतिक गतिविधियां ऐसे सही हैं कि देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और प्रजातांत्रिक देश में जनता ने जिस सरकार को चुना है, वो जो पार्टी उस सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसकी एक जिम्मेदारी जनता के प्रति भी है। दूसरा, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ये भी बनती है कि वो जो काम कर रही है वो जनता को बताए।
और ऐसा होना भी चाहिए और होता दिख भी रहा है। अगर हम केंद्र के स्तर पर देखें या राज्यों के स्तर पर भी देखें तो ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। अब केंद्र सरकार में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा कार्यकाल है। इस दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ अभी 30 मई को पूरी हुई है और इस दौरान दूसरे कार्यकाल के पहले साल में केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं ये बताना उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। वो काम वो कर रहे हैं, इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये प्रचार पे उतर आए हैं या ये संकट के समय में सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कोई भी हो, चाहे कोई संस्थान हो, कोई व्यक्ति हो, हर एक का रिपोर्ट कार्ड होता है कि आपने क्या काम किया, आप ये बताएं। जनता जवाब मांगती है, चुनाव में भी मांगती है और उससे पहले राजनेता भी अपने अपने स्तर पर अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करते रहे। तो ये केंद्र सरकार ने अगर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए जन संवाद रैलियों का सहारा लिया है तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं दिखती है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जो कोई रैली करी नहीं, इस अवसर पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी देश के नागरिकों के नाम पर और वो चिट्ठी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जारी की थी। इसके अलावा अगर हम देखें बीजेपी ने जो जन संवाद रैलियों का सिलसिला शुरू किया है उसमें देखिए आप कुछ बातें सकारात्मक भी लगी हैं। आप छोड़ दीजिए कि उसमें किसने क्या कहा, किसने किस पर निशाना साधा, किसने क्या क्या कहा और क्या क्या नहीं कहा, वो सब छोड़ दीजिए। आप इसकी सकारात्मकता जरा दूसरी दृष्टि से देख लीजिए। अभी अमित शाह की जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली हुई थी जिसमें उन्होंने बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वो रैली उसमें 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था बीजेपी के मुताबिक। बीजेपी का ऐसा कहना है कि 1 लाख रुपया खर्चा हुआ और 1 करोड़ लोगों तक अमित शाह का वो जो संदेश था बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। तो आप देखिए कि हमारे जो चुनाव हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो उसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई खामी है हमारे चुनावी तंत्र में तो यही खामी है कि उसमें हमारे यहाँ पे चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है। अब अगर हम वर्चुअली ये सब करने लगे तो आप देखिए कि कितना बेहतर ये होगा देश के लोकतंत्र के लिए कि एक पैसा कम खर्च हुआ तो चुनाव में अगर पैसा कम खर्च होगा तो भ्रष्टाचार और काला धन की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। और आप देखिए कि ऐसी वर्चुअल रैलियों से हम अगर जनता तक पहुंचेंगे तो कितना जो हमको इतना अनाप शनाप खर्च करना पड़ता था, रैलियों में बुलाए जा रहे हैं लोग, ट्रकों में भरकर आ रहे हैं, ट्रैक्टरों में भरकर आ रहे हैं, बसों में भरकर आ रहे हैं और 3-3, 4-4 घंटे इंतजार कर रहे हैं, तब नेताजी आ रहे हैं और अपना भाषण करके नेताजी चले गए। पब्लिक फिर वही बस में, ट्रैक्टर में और टेम्पुओं में ठूस ठूस कर वापस जा रही है और न पानी है न खाना है। और अगर चुनाव है तो पार्टियां प्रबंध कर देती थी लेकिन उसको लेने के लिए कैसा मारामारी होती है ये आप और हमने कई बार दृश्यों में देखा होगा समाचार चैनलों पे। तो ये सब आप देखिए कि इन सब चीज़ों पर रोक लगी है और आप बिल्कुल सीधा कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आपको जो बात कहनी है, आप कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और आप अपनी बात कह पा रहे हैं। कार्यकर्ता अगर चाहे तो वो भी अपने मैसेज के जरिए आपको अपनी बात बता सकता है। ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं आजकल विभिन्न तकनीकी माध्यमों के हिसाब से। तो आप देखिए कि ये एक सकारात्मक चीज है कि अगर भारत डिजिटल चुनाव की ओर बढ़ता है तो हमारा ये जो अनाप शनाप खर्च होता है ये सब कम होगा। वर्चुअल रैलीज से जो ट्रैफिक जाम और जो सुरक्षा के बंदोबस्त करने पड़ते थे हमारे सुरक्षा बलों को, जो पुलिस के लिए कितनी दिक्कत हो जाती थी और राजनीतिक आरोप लगते थे कि कभी किसी नेता का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जा रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये सकारात्मक, आप इसको इसमें सकारात्मकता देखिए कितनी है। अब बात कर लेते हैं जरा ये जो रैलियों में जो कहा जा रहा है। अब आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह की जो रैलियों में ऐसी उन्होंने कोई अलग बात तो कही नहीं जो कि वो चुनाव में कहते नहीं है। वो जो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने चाहे आप बंगाल में संबोधित किया, उड़ीसा में संबोधित किया और बिहार में संबोधित किया, तो अपनी सरकार की जो मोदी सरकार की जो कार्यक्रम है, जो नीतियां जो 1 साल में रही हैं वो उसका बखान किया है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाया और ऐसा कोई भी पार्टी का नेता करेगा, इसमें कहीं कुछ गलत था नहीं। और अब हम जब अनलॉक 1 में हैं तो आप देखिए जब हम अनलॉक 1 में हैं तो हम जब सब चीजें दिखा रहे हैं कि सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, सब चीजें अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं, तो राजनीतिक गतिविधियां क्यों ना पटरी पर आए, आनी ही चाहिए। बीजेपी ने शुरुआत करी है, कांग्रेस भी शुरुआत करे, अन्य पार्टियां भी शुरुआत करें, तो राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर आनी चाहिए। जन सेवा के लिए आप सड़कों पर उतरिए, जो लोग अभी परेशान हैं लॉकडाउन से, उनकी जो मदद हो सकती है राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। राजनीतिक गतिविधियां यही है हमारे देश में। तो सेवा, देखिए राजनीति सेवा का एक माध्यम है और उसको जो सेवा करते रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जहां तक राजनीतिक बयानबाजी की बात है तो वो बिल्कुल आपकी बात, आपका प्रश्न में जायज है कि राजनीतिक बयानबाजी ऐसे संकट के समय में नहीं होनी चाहिए।
केंद्र सरकार काम कर रही है, उस काम को लोग, और अगर हम बात करें सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी मान्यता मिल रही है, लेकिन अपने ही यहाँ के लोग उस पर सवाल उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का भी अगर हम देखें कि मनोबल थोड़ा सा प्रभावित होगा। और क्यों नहीं हो, आप दिन रात लगे हुए हैं और आप पर बस सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन तथ्य नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सिर्फ सवाल उठाओ और भाग जाओ। ये जो राजनीति है ये सकारात्मक राजनीति नहीं कही जा सकती। देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप बीजेपी को अगर उसकी विपक्ष की राजनीति देखेंगे तो आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता के तौर पर देखते हैं, आप सुषमा स्वराज को विपक्ष के नेता के तौर पर देखते हैं, तो आप देखेंगे कितनी सकारात्मक राजनीति की हुई है, कितनी रचनात्मक राजनीति रही है, कितनी सहयोगात्मक राजनीति रही है। लेकिन अब विपक्ष सिर्फ ट्विटर के जरिए और सिर्फ सोशल मीडिया जो हमारे मंच हैं उनके माध्यम से सिर्फ हमला बोलता है और भाग जाता है। अब आप देखिए कि ठीक है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पूर्व सैन्य के अधिकारी हैं उन सब ने मिलकर एक पत्र भी लिखा कि राहुल गांधी जो बार बार ट्विटर के जरिए सवाल कर रहे हैं, चीन के साथ क्या हो रहा है, चीन के साथ क्या हो रहा है, क्या चीन हमारी सीमा में घुस आया है, चीन ने हमारी सीमा पे के अंदर घुस के कितना कब्जा कर लिया, ऐसे सवाल वो बार बार जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जो रक्षा अधिकारी हैं पूर्व, उन सब ने सवाल उठाए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बीजेपी ने तो सीधा सीधा सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी कितनी अर्थनीति समझते हैं देश की, कितनी सामरिक नीति समझते हैं देश की। और ये बात देखिए, जो पार्टी 60-70 सालों तक देश पर राज कर चुकी हो उसके नेताओं को भी ये समझना चाहिए, और जो नेता नहीं समझ रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि ऐसे बड़े विषयों को आप सार्वजनिक रूप से और ट्विटर पर या फेसबुक पर या और अन्य मंचों पर नहीं उठा सकते हैं। आपके पास एक उसका अलग मंच है, विपक्ष सरकार से सीधे सवाल कर सकता है, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है। आप जाइए सरकार के पास, सरकार को पत्र लिखिए, प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, जो मंत्री हैं केंद्र के उनसे बात कर सकते हैं, संसदीय समितियों में चर्चा हो सकती है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार कह चुके हैं कि वो संसद में बताएंगे, संसद को बताएंगे, संसद का जो मानसून सत्र होने वाला है, कि चीन के साथ क्या बातचीत हुई, मसला क्या था, हम कहां पर अब किस पोजीशन में हैं, वो उनके साथ क्या हो रहा है, तो सब मसलों पर थोड़ी जानकारी देंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और देखिए, आधी अधूरी जानकारी परोसकर कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहें कि मुझे आज क्या हुआ, मुझे डेली का अपडेट चाहिए, तो वो पॉसिबल होता नहीं है। खासतौर पे रक्षा मामलों में देखिए, एक एक चीज बड़ी नाजुक होती है, विदेश मामलों में एक एक चीज बड़ी नाजुक होती है, और उसका खुलासा करना है या नहीं करना है ये सरकार पर छोड़ देना चाहिए। और सरकार पर ऐसा नहीं है कि ये जो सवाल है आप आज उठा रहे हैं, आपके टाइम पे नहीं उठे थे, आपके टाइम पर भी उठे थे, लेकिन आपने भी वही किया जो देश के लिए सही है। और अब भी सरकार वही कर रही है, जो अब की सरकार है वो भी यही कर रही है कि जो देश के लिए सही है वही कर रही है। तो इसमें किसी की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल उठाने का समय, मंच, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं आपके इस जो प्रश्न में दो बातें थी, गतिविधियां, उससे सहमत हूं कि होनी चाहिए, और जो बयानबाजी है वो नहीं होनी चाहिए। अब एक दूसरे से देखिए, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ पर मसला आया कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया कि भाई सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज ही नहीं होगा, दिल्ली के अस्पतालों में देश के अन्य भागों से भी लोग इलाज करा सकेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना सकारात्मक बयान दिया कि हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, हम अगर लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा, हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है ताकि कोरोना वायरस को हरा सके। तो ये एक सकारात्मक राजनीति है, ऐसी ही राजनीति सभी दलों को करनी चाहिए। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है, और खासतौर पर अगर आप देखें महानगरों में तो हालात यही लग रहे हैं कि अस्पतालों को लेकर हालात बेकाबू लग रहे हैं। अब आप देखिए कि ये एक चीज दर्शाती है कि हमारी जो अब तक की जो, अगर हम देखें जब से देश आज़ाद हुआ है, तो हमारे जो स्वास्थ्य ढांचा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको डेवलप करने में, उसको बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकारें कितनी उदासीन रही थी, ये दिखा रहा है। और ऐसी महामारी अगर आ गई है तो हम किस तरीके से उसका सामना कर पा रहे हैं, ये सब देख ही रहे हैं हम। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है, और हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ स्पष्ट है, इस महामारी ने एक चीज़ स्पष्ट कर दी है। दूसरा ये है कि जो हमारे जब ये हम महामारी जब आई
तो आप देखिए कि सरकारों ने अपने स्तर पे प्रबंध किए, लेकिन निजी क्षेत्र के कुछ अस्पताल शायद सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति का भारत में ऐसा नहीं है कि सबके पास इतना पैसा है कि आप जाके प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर सकते हैं। आप हर एक का प्रयास होता है कि किसी तरह सरकारी अस्पताल में मेरे को दाखिला मिल जाए, मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक होकर घर आ जाऊँ, मुझे पैसा नहीं खर्च करना पड़े। अगर खर्च करना भी पड़े तो थोड़ा बहुत जो होता है वो मैं कर सकूँ। तो अब लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है और सरकारी अस्पतालों में बेड कम है। सरकारी अस्पतालों को और भी मरीजों का इलाज करना है, तो जो अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का भी इलाज करना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बेड की जो कमी है वो होगी ही। इसके अलावा अगर हम देखें प्राइवेट अस्पतालों में, हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग हुआ है कि किसी ने 30% कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करने के लिए कहा है, किसी ने 40%, किसी ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो लेकिन ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं ये सही जानकारी देते नहीं हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो वो एक राज्य की सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन निकाला जिसपे आप हॉस्पिटल को ही अपडेट करना है कि मेरे पास कितने बेड खाली हैं। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिसमें जब आप उस अस्पताल में जाते हैं उसको दिखाते हैं कि आपके ऐप में तो आ रहा है कि आपके पास कितने बेड खाली हैं, आप कह रहे हो बेड ही नहीं है। ऐसे भी रिपोर्टें सामने आई हैं कि जो 5 से 7 लाख रुपया खर्च लिया जा रहा है कोरोना के इलाज का, अगर आईसीयू में रखना पड़ता तो 7 लाख रुपए तक, और नॉर्मल अगर वार्ड में रहते तो 5 लाख। कितना बड़ा खर्चा है और आपने क्या एक इसको लूटने का माध्यम बना लिया इस बीमारी को, और ये बहुत चिंताजनक बात है। देखिए, पहले भी जो निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं उन पर सवाल उठते रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को लूटते हैं या घुमाते हैं, ज़्यादा बिल बढ़ाते हैं, से बहुत सारे वाकई रहते हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में भी अगर ये सब कर रहे हैं तो ये ज़्यादा चिंताजनक बात है। सरकारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अदालतों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा ना हो। और खास तौर पर अगर हम देखें जो कुछ बदइंतजामियाँ हैं अस्पतालों में, उसको दूर करना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे दृश्य आते हैं कि शव भी वहीं रखा हुआ है, इलाज भी वहीं हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। इन सबसे देश की छवि भी खराब होती है। आज सोशल मीडिया के इस युग में एक जो तस्वीर हमारे यहाँ पर वायरल हो रही है वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया उसी एक तस्वीर के जरिए ही उस देश की छवि बना लेती है। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए कि हमारे को बदइंतजामियों को दूर करना चाहिए। दूसरा, हमारे को जो हमारे जो छोटे शहरों के जो अस्पताल हैं उनके अंदर भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं कि व्यक्ति एम्बुलेंस में इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल जा रहा है, रास्ते में मृत्यु हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, दिखाती हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अब तक सिर्फ खेल चलता रहा था। शायद अगर भविष्य में कुछ अच्छा हो सके तो बेहतर रहेगा। बहुत फिलहाल तो हालात चिंताजनक हैं अस्पतालों के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम देखें, जब से लॉकडाउन लगा था तब से केंद्र सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। अगर हम देखें कि जो रेलवे के जो कोचेस हैं उसको आइसोलेशन वार्ड्स में, आइसोलेशन बेड्स में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे जो कोचेस हैं, रेलवे से डिमांड आ रही है राज्यों की, चाहे हम तेलंगाना की बात करें, बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, आंध्रा की बात करें, तो कुछ राज्यों ने डिमांड की है कि रेलवे को कि हमें कुछ कोच चाहिए जिसमें हम आइसोलेशन वार्ड बना सकें। और जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है अभी कोरोना वायरस संक्रमितों का, तो ये आंकड़ा शायद अभी और बढ़ेगा जैसा कि विशेषज्ञ अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर आंकड़ा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आइसोलेशन के लिए बेड की जरूरत पड़ेगी, और अगर हॉस्पिटलों की भी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी अब व्यवस्थाएं की जा रही है कि होटल्स में जगह बना दी जाए, स्टेडियम में जगह बना दी जाए। तो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन इस महामारी ने चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, सरकारों के सामने प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है कि क्या प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, अब हम इतिहास में क्या जाएं कि इतिहास में किस सरकार ने क्या नहीं किया, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर हो चुकी है कि अब हमारे को स्वास्थ्य ढांचे हमारा जो देश का है उसमें बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो अगर आप देखें तो डॉक्टरों का अनुपात दुनिया में जो सर्वाधिक कम वाले देशों में हम आते हैं। हमारा जो हेल्थ इंफ्रा है वो भी हमारा, अगर हम विश्व सूचकांक की बात करें तो उसमें भी हमारा काफ़ी नीचे स्थान है। लेकिन ये सब चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, देश को अब समझ में आ गया है। फिलहाल तो स्थिति ये होनी चाहिए कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, सबको सहयोगात्मक रवैया अपनाकर जो मरीज आया है उसका इलाज करें, जितना जो जेन्युइन खर्च है उसमें उसका इलाज करें ताकि उसका भला हो जाए। ये जो दौर है अगर आप इसमें किसी की मदद कर देंगे तो ताउम्र आपकी इस सहयोग को याद रखेगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपके जो सवाल होंगे उनका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे।